लोकसभा में आज काफी हंगामा हुआ है। पीएम मोदी के बारे में राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के दौरान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। बीजेपी के लीडर हर्षवर्धन राहुल के बयान की मजम्मत कर रहे थे कि कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर उनकी तरफ गुस्से में बढ़े। हंगामाराई को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। और वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सफाई भी दी है। इन्होंने इस इल्जाम को गलत बताया कि उनके अरकान ने हर्षवर्धन पर हमले की कोशिश की है, बल्कि पार्टी अरकान से हाथापाई की गई है। मेडिकल कॉलेज की इशू है, वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रही है, मैं उठाना चाह रहा था। नॉर्मली क्वेश्चन आवर में सवाल का जवाब दिया जाता है, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर को किसी और ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वो अपने आप ये नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है, तो उन्होंने वो बात उठा दी कि अनपार्लियामेंट्री है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। ये जो टेलीविजन का कैमरा है, उसको आप वीडियो को देख लीजिए। मानिक टैगोर मांग लीजिए, मानिक टैगोर जी जरूर वेल में गए, मगर मानिक टैगोर जी ने कोई किसी पे हमला नहीं किया, उल्टा उन पे हमला हुआ। दिल्ली में कल वोटिंग होनी है, इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने। लोकसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभाओं में मतदान होना है और इस वक्त हम गोल मार्केट के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ बना हुआ है। तमाम तैयारियां यहां पर चुनाव की चल रही है। आप देखेंगे अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई यहां पर ऐसी चीज ना होने पाए। सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस दल तैनात किया गया है और यहां पर तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियों का पूरा जायजा लिया जा रहा है। वीवीपैट ईवीएम मशीन यहां पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है दिल्ली में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की। तो यहाँ पर पासेस देके बगैर किसी को अंदर नहीं जाने की इजाजत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में करीबन 13,750 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो एक बंकर यहाँ बनाया गया है। इसके साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो दिव्यांगजन हैं उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ मेडिकल की सुविधा भी दी गई है, ताकि जो चुनाव के दौरान जो मतदान करने लोग आएंगे, अगर किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके। और इसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट इस वक्त अंदर हैं और 8 फरवरी को दिल्ली के तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला दिल्लीवासी करेंगे। तो अब इंतजार है 8 फरवरी का, जब दिल्ली के लोग नई सरकार के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शर्जील इमाम को आसाम ले जाने के लिए गुवाहाटी पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। गुवाहाटी पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी और कोर्ट का जो फैसला होगा इस पर अमल किया जाएगा। गुवाहाटी पुलिस का कहना है कि शर्जील इमाम से आसाम में पूछताछ की जाएगी। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं गुवाहाटी पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नवनीत महंता दिल्ली आए हुए हैं शर्जील इमाम को आसाम ले जाने के लिए, क्योंकि गुवाहाटी पुलिस ने भी एफआईआर लॉन्च किया शर्जील इमाम के खिलाफ। तो क्या स्टेटस है? पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑलरेडी शर्जील इमाम को बेल जुडिशियल कस्टडी दे दिया है, तो कब ले जाएंगे आसाम शर्जील इमाम को? और उसके बाद जो एफआईआर आसाम पुलिस ने लॉन्च किया है उसमें क्या क्या ऐसी बात है जो डिफरेंट है दिल्ली पुलिस से, और कब ले जाएंगे शर्जील इमाम को गुवाहाटी? हम कोर्ट को पिटीशन सबमिट करेंगे और उसमें निर्भर करेगा कोर्ट का डायरेक्शन क्या आता है, अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। थैंक यू। और एक चीज़ बताया जा रहा है कि आसाम के कुछ इंटेलेक्चुअल के साथ भी जुड़े हुए थे शर्जील इमाम और आसाम काफ़ी बार गए हुए हैं। तो इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास कोई क्लू है या इस डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे? कारगिल को अभी शर्जील को हम अभी कस्टडी के लिए पेयर दे रहे हैं, और अभी इंटरोगेशन हुआ नहीं उनका, इस बारे में अभी प्रीमेच्योर है, हमको कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। ये थे नवनीत महंता, एडिशनल डीसीपी गुवाहाटी पुलिस। ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द शर्जील इमाम को गुवाहाटी ले जाया जाएगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑलरेडी शर्जील इमाम को भेजा है जुडिशियल कस्टडी में। प्रोसीडियर खत्म होने के बाद ही शर्जील इमाम को ले जाया जाएगा गुवाहाटी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पार्थज्योति बोरा, न्यूज़ 18 होम नॉर्थ ईस्ट, नई दिल्ली। निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। मरकज ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले में 11 तारीख को नई गाइडलाइन जारी कर
करने वाला है। निर्भया की वालिदा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाएगी। आज कोर्ट ने 11 तारीख को डेट दिया है और ये जो हाई कोर्ट से आज का खारिज हुई थी सरकार की, उसी पे आज सुनवाई थी। तो उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को गाइडलाइन जो आएगी ठीक ठाक आएगी, क्योंकि ये जो अभी तो चल रहा है 3-4 महीने से ये ढीले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी ये गाइडलाइन आएगी और सारे बच्चियों को केसों में ये काम आएगा। हमारे जैसे उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमारे जैसे केस को नहीं उलझाया जाएगा। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की नुमाइंदों ने मिलकर एहतजाज किया। शहर के समाजी कारकुनों ने एक आवाज होकर सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत की। रफी धारवाड़कर की क़यादत में हुए इस एहतजाजी मुजाहरे से साबिक़ IAS अफसर रेणुका विश्वनाथन ने भी खिताब किया। एहतजाजियों ने कहा कि इन्हें हुकूमत की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। पार्लियामेंट में हुकूमत कह रही है कि एनआरसी नाफिज नहीं होगा, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी में एनपीआर को एनआरसी से क्यों जोड़ा गया। बेंगलुरु के समाजी कारकुनों ने कहा कि वो दिल्ली की तर्ज पर बेंगलुरु में भी शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है। इसीलिए इतना बुरा कानून है कि लोगों को अब सड़क में आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है। लोगों की राय क्या है वो पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके पास जाके चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है ये लोग। तो इसलिए मेरी समझ में ये इतना बुरा कानून है, इसको वापस लेना चाहिए और फिर जो चाहिए जिसकी मदद करनी चाहिए उन लोगों से, सारे लोगों से बात करने के बाद, चर्चा होने के बाद, पार्लियामेंट में फिर से चर्चा होने के बाद ही इसका फाइनलाइज करना पड़ता है। हुकूमत ये बार बार कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर में दिमाग है। आप जो भी बोलेंगे हम आपकी तरह अंधे और बहरे नहीं है ना, हमको सुनाई भी आता है, समझ में भी आता है, दिखाई भी देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आप जब ओपनली हमारे खिलाफ हैं लेकिन हमें खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि सबका विश्वास बोल रहे हैं। क्योंकि एनसीआर की बातें जो है एनपीआर में लेकर आ रहे हैं वो, और किसी तरह चाहते हैं कि चोर दरवाजे से, बैकडोर से इस काम को पूरा किया जाए, लेकिन सबको पता चल चुका है कि वो कामयाब नहीं होगा। दर हकीकत आप इस धरती माता के माटी को सलाम कीजिए कि ऐसे माँ को उन्होंने जन्म दिया है जो आज शाहीन बाग में इनकलाब पैदा कर रही है, और उनकी कुर्बानी, उनका एहतजाज इतना रंग ला रहा है कि वो सोचने पे मजबूर है। और इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, इसको बाइकाट नहीं किया जाएगा, हम वापस नहीं बैठेंगे। एनआरसी, सीएए, एनपीआर ये वापस नहीं लेते तब तक हमारा ये जारी रहना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि हम एनआरसी अभी नहीं कर रहे हैं, वह अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में करेंगे। ये जैसे कि 8 अक्टूबर को जो इन्होंने नोटबंदी का ये कराया, अचानक ऐलान करे, अब थोड़े दिन एहतजाज बंद होने के बाद एकदम चालू कर देंगे ये लोग, मालूम ही नहीं पड़ता, रात रात चालू कर देंगे कि हम एनआरसी चालू कर दिए। तो इसलिए मैं इदारों से अपील करता हूँ, जिम्मेदारों से अपील करता हूँ, ये सिर्फ जो इदारे वाले कर रहे हैं उनका नहीं है कि हर एक का है, ये सब मिल के करना ज़रूरी है। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है हुकूमत के ऊपर। जो हमारी बहनें, बच्चे जो आंदोलन कर रही है, ये मामूली बात नहीं है, इसका असर बहुत ज़्यादा हो गया है हुकूमत के ऊपर। ये लोग बता नहीं रहे हैं अपनी कमज़ोरी, इसके वास्ते कोर्ट में ये जो अर्जी डाले हैं, इंशाअल्लाह कोर्ट की तरफ से है ना हमारे फेवर में इसका फैसला आएगा, हमको यकीन है। हमारे विल्सन गार्डन में एक परमिशन के लिए हम डाले थे, परमिशन हो गया, और हमारा परमिशन हो गया। शाहीन बाग एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए डाला था, परमिशन मिलने के बावजूद भी हमारा परमिशन कैंसिल किया गया है। और हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब ने हमें खुद बुलाकर बोला कि हम लोग कमिश्नर आपका जो दिया हुआ परमिशन हम कैंसिल करते हैं। इसी तहत हम लोग हाई कोर्ट में जा गए हैं, हमारे सब अब्दुल सरदार भाई, आरिफ भाई और नजीब भाई बोल के हम सब मिलकर वहाँ हाई कोर्ट में एक दावा किया है। इंशाअल्लाह आज या कल में हमारे ऑर्डर आया जाएगा। जब दिल्ली सेंट्रल में उतना अच्छा हो रहा है, हमारी माँ बहनों ने उम्र दराज, दादी और नानी, बूढ़ी माँ साहब, हमारी अम्मी की उम्र वाली छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बहनों तक हमारे जितना कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी तरह हम भी यहाँ बेंगलुरु सिटी में बनाएंगे। इंशाअल्लाह परमिशन जैसे मिलेगी, हम विल्सन गार्डन, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हम लोग चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी लेके जयनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी लेके पूरे भी हम मिलके करेंगे।
नए प्रॉक्टर के तौर पर एएमयू में प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली की तकर्री हुई है। प्रोफेसर वसीम अली ने ओहदा संभालते ही कैंपस के हालात को संजीदगी से समझते हुए काम करना शुरू कर दिया है। इनकी तरजीहात में कैंपस के नज़्म नस्ख को बेहतर करना और तलबा के दरमियान जाकर उनके मसाइल से वाकिफ होना है। इनकी कोशिश है कि जल्द ही इम्तहानात का भी नया शेड्यूल जारी हो और तलबा इम्तहानगाह तक पहुंचे। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम का कहना है कि मुख्तलिफ मुकदमात में किसी भी बेकसूर तालिब इल्म को फंसने नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर 2 महीने से हंगामी हालात के बाद प्रॉक्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। नए प्रॉक्टर की तकर्री हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली साहब। वसीम अली साहब, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह की तरजीहात आपकी रहेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जिस तरह से इस वक्त का निज़ाम है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है। जी कामरान साहब, मैंने जो जिम्मेदारी लिया है, मैं महसूस करता हूं कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, तरजीह होनी चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था, लड़कों में थोड़ी सी बेचैनी भी थी, कुछ चीज़ें थीं, उनके कुछ कंसर्न थे, तो उसको लेकर के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरे पिछले 3 दिनों से कि हम लड़कों के पास जा कर के उनसे रीच आउट करके और उनसे मिल करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सुने और उसका जो भी हल है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक के हम कामयाब हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कैंपस में बहुत तेज़ी के साथ बहाल हो रही है और हो चुकी है तकरीबन। आज 6 तारीख है और आज के दिन हमने जो फैकल्टी की रिपोर्ट लिया है, वहाँ के उस एतबार से सभी फैकल्टीज़ में सारी क्लासेस चल रही हैं और हर क्लास में अच्छा खासा टर्नअप है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कमिंग एंड दे आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो इम्तहान की अगर बात करें तो इम्तहानात 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो नया शेड्यूलिंग की क्या तरीका है और तलबा को किस तरह से इम्तहानगाह तक लेकर आएंगे? जी जहाँ तक कि एग्ज़ाम की बात है, बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि मेरे ख्याल से डीन्स की मीटिंग में ये बात हो जाएगी, तय हो जाएगी 1 आध दिन में कि नया शेड्यूल आ जाए और शेड्यूल तकरीबन तैयार है। कंट्रोलर साहब जो हमारी इत्तला है उसके हिसाब से ये कि कंट्रोलर साहब अपने पूरे शेड्यूल को एग्जामिन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उसको डीन्स की मीटिंग में डिस्कस करके और जो फाइनल होगा उसके हिसाब से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से तलबा के ऊपर FIRs हुई हैं, कुछ के ऊपर जो है केसेस हैं, कुछ को नोटिस दिए गए हैं, तो तलबा को में उस सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गुस्सा है, तो ख़ासतौर से उन चीज़ों को लेकर इंतज़ामिया की क्या पहल है? ये मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे जो तलबा हैं वही हमारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी तलबा है। इसीलिए ज्वाइन करने के बाद मैं एज ए प्रॉक्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद फ़ौरन सबसे पहले मैं स्टूडेंट के पास गया जो बाब सैयद पे बैठे हुए हैं और भी लड़के वहाँ थे। उनके सामने मैं जाकर उनसे मैंने मुलाकात किया और मैंने उनसे कहा था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। उसके सिलसिले में मैंने SSP साहब से भी मुलाकात किया, साथ में कुछ हमारे बच्चे भी साथ में गए, हमारे रजिस्ट्रार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारी टीम के 2-3 लोग मौजूद थे, प्रोफेसर हसमत अली खान, प्रोफेसर अली नवाज ज़ैदी, डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। हम लोगों ने मुलाकात किया और जो बच्चों के कंसर्न थे, एप्रीहेंशन थे, उनकी जो बातें थीं वो पूरी तरीके से उनसे रखी गई और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से SSP साहब ने सुना और उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, कोई भी इनोसेंट के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, न उसके साथ कोई ज़्यादती होगी। आप अपने लेवल पे एग्जामिन कर लीजिए और आप हमारे पास भेजिए, अगर कोई इनोसेंट इंसिडेंट है तो हम उसको देखेंगे और उसका नाम FIR से 15 तारीख को सर जिस तरह से पुलिस एंटर हुई थी कैंपस के अंदर, तो कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया था, कुछ बाइकें जब्त की गई थी, वो तलबा की थी, तो उस ताल्लुक से किस तरह की पेशरफ की जाए? नहीं, उसमें यह है कि ज़्यादातर बाइकें छूट गई हैं, करीब 18 बाइकें अभी रह गई हैं, उसके सिलसिले में भी बात किया गया है और SSP साहब से के सामने ये बात रखी क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो उनकी गाड़ियां ना होने की वजह से, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चे अपना उसमें एक एफिडेविट दे दें कि हमारी बाइक ऐसे ऐसे खड़ी थी और वहाँ ये टूट गई है, तो उसको हम रिलीज़ कर देंगे और जिनका नुकसान हुआ है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उसके लिए उसको भी उसकी भरपाई कर रही है, हम उसके कंपनसेशन भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कि वाज़ेह तौर पे उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की पहली प्राथमिकता और तरजीह में ये शामिल है कि तलबा किसी तरह से क्लासेस में जाएं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की, तो उसमें पूरी तरह से ताउन करने की बात प्रॉक्टर कह रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए कामरान।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।